Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today I am going to discuss editorial of The Hindu, 22 November 2023 and let's see कि कौन कौन से आर्टिकल हैं. अलार्मिंग काउंटडाउन ये हम डिस्कस करेंगे और रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ ये डिस्कस करेंगे. पेरोकियल लॉ ये डिस्कस करेंगे. जापान इंडिया कन्वर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया ये डिस्कस करेंगे. द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ये डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट्स द मैटर ए शॉर्ट ट्रीटीज ऑन इंडियन मटेरियलिज्म ये डिस्कस करेंगे. And here is one article also in editorial, though I have read that, but I didn't found important anything in this article because there is a whole article related to politics in which it's all given about the Indira Gandhi era government and Modi ji era government, and they have said about the comparison between Indira Gandhi's government and Modi ji's government. कि what have done at that time और कि अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं और उस टाइम इंदिरा गांधी जी के टाइम क्या क्या हुआ था. तो ये उन दोनों के गवर्नमेंट का और उनके जो ड्यूरेशन थी और उनका जो टाइम पीरियड था कि उस टाइम उन्होंने क्या क्या किया था और अभी क्या क्या हो रहा है उसी का कंपैरिजन है बस. अलार्मिंग काउंटडाउन. अलार्मिंग काउंटडाउन. ऑल नेशन मस्ट स्ट्राइव फॉर नेट जीरो कार्बन इमिशन. तो अभी क्या है, अभी जस्ट 1 वीक लेटर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होने वाला है. तो सीओपी की अभी होने वाला है, इसीलिए ये पूरा आर्टिकल क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिलेटेड ही है. तो इसमें हम देखेंगे कि द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 हैज बीन टार्डी. द stated goal was to keep temperature from rising over 2 degree C and far as possible below 1 degree C of pre-industrial levels. तो इसमें क्या है कि पहले इन्होंने 2015 में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें ये उन्होंने बोला था क्या कि हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं हुआ तो 1.5 डिग्री तो करना ही करना है. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. In the last few years, much of the consensus has been that we should be directing all our efforts towards keeping it below 1.5 degree C. ठीक है. और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो और उसमें जो मेन उनका थीम था और ये मेन जो डिस्कशन का पार्ट था वो ये था कि टू मिनिमाइज देयर economy's reliance on fossil fuel, temperature would still result in an overshoot of 2.5 degree C to 2.9 degree C by the end of the century. उनका ये कहना था कि हमें कैसे भी ये जो फॉसिल फ्यूल है उस पे ये रिलायंट रहना कम करना होगा, तभी ये कंट्रोल में आएगा. अदरवाइज इस सेंचुरी के एंड में 2.5 टू 2.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा. To keep the temperature below 2 degree C, emission by 2030 must be cut 28% and for 1.5 degree C they need to be saved by 42%. और ये भी बोला गया था कि अगर हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक ये 2 डिग्री से कम हो तो हमें 28% फॉसिल फ्यूल को यूज करना कम करना पड़ेगा और 1.5 डिग्री कम करना चाहते हैं तो हमें 42% कम करना होगा. अब देखते हैं क्या. The world collectively emitted or 57.4 billion tons in 2022, an increase of 1.2% over 2021. The pandemic saw 4.7% drop in emission, but the projection for 2023 suggested that globe is nearly back to pre-pandemic emissions level. तो इसमें क्या है, जैसे ये जो पेरिस क्लाइमेट में का जो समिट हुआ था तो इसमें देखा गया था कि ये 57.4 बिलियन टन जो 2022 में वो इंक्रीज हो गया था 1.2% और 1.2% से जो 2021 में था. और क्योंकि और जब जो पेंडेमिक था, जब कोरोना टाइम था तो उस समय व्हीकल्स वगैरह कम चल रही थी, फॉसिल फ्यूल्स का भी बहुत कम यूज हो रहा था, तो 4.7% डिक्रीज हो गया था. लेकिन जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ तो उसके बाद फर्दर राइज होना स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद
सितंबर वाज द, और इस ईयर जब ये हुआ है तो 2023 में सितंबर वाज द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड मंथ एवर विद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels. In terms of solution, the report repeats sage advice that has been offered for years. The richest countries and those historically responsible for gobbling spares at atmospheric capacity for carbon must commit to greater and faster reductions. तो ये कहा बोला जा रहा है कि ये जो सितंबर मंथ था वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट था, और इसमें जो ग्लोबल एवरेज का जो टेम्परेचर है 1.8 डिग्री बढ़ा हुआ था, कहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का जो था वो जो उससे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उसके ऊपर था, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा था। और इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, जो रिचेस्ट कंट्रीज है उनका जो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसको टेम्परेचर को बढ़ाने में। और ये बोला जा रहा है क्या, अगर कार्बन जो है उसकी कैपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो उनको जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो ये सारी जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। While legalese and nitpicking have been characteristic of climate summits, और precious little time remains for the world to get its acts together। और अभी भी थोड़ा सा टाइम है कि सब लोग मिलकर के अच्छे से एक्ट करें, तभी जो हमारा टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो पाएगा। तो अभी पेरिस क्लाइमेट अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, और जब वो होगा तो फिर और इसमें फर्दर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी ये इस टाइप के आर्टिकल्स अभी आते रहेंगे जिसमें डेली टू डेली बेसिस पे नई नई चीजें निकल के आएंगी। और फिर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसमें पेरिस एग्रीमेंट होगा, तो फिर उसमें भी जो भी डिस्कशन हुए वो सारा कुछ अभी फ्रेश निकल के आएगा, तो फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं न्यू आर्टिकल पे। ये पेरोकियल लॉ क्या है, स्टेट नीड्स टू इम्प्लीमेंट लेबर राइट्स यूनिफॉर्मली एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म। तो इसमें क्या है, ये आर्टिकल पहले भी आया था और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बोल के जो पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% रिजर्वेशन स्टार्ट किया था जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, और उन्होंने बोला था क्या, ये जो आर्टिकल है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 उसके बेसिस पे इन्होंने 75% आर्टिकल दिया था, 75% रिजर्वेशन दिया था। और पहले तो क्या था कि उन्होंने बोला था कि जो भी एम्प्लॉय 50,000 कमाता है उसको उसके नीचे वाले को 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन फिर जो इंडस्ट्रियल वो थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अपोजिशन और अपोज करने के बाद उन्होंने रूल में चेंज लाया कि जो भी पर मंथ 30,000 कमाते हैं उसके नीचे या 30,000 वाले को रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया और ये बोला कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीजें आई हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो अभी वही है कि 75% रिजर्वेशन ऑफ स्टेट डोमिसाइल्स इन द प्राइवेट सेक्टर इन जॉब दैट प्रोवाइड ए मंथली सैलरी ऑफ लेस देन 30,000। और इसमें क्या है कि द कोर्ट स्टेटेड दैट इट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द स्टेट टू लेजिटिमेट ऑन द इशू एंड रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द ओपन मार्केट। अभी कह रहे हैं क्या कि हाईकोर्ट का ये कहना है कि जब ये जो रिक्रूटमेंट होता है ओपन मार्केट में, तो जो यहाँ के लोग हैं उनको तो फिर रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन जो माइग्रेंट होकर के आते हैं या फिर जो अदर पीपल या अदर स्टेट के आते हैं तो फिर उनको तो रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। और it also held that the act was violative of equality guaranteed under article 14 and freedom under article 19 of the constitution। और ये भी बोल रहे हैं क्या कि अगर ऐसा हुआ तो राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 है और फ्रीडम ऑफ, और ये जो आर्टिकल 19 है जिसमें है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि कोई कहीं भी जा सकता है अपने इंडिया में ही और कोई भी कहीं पे रह सकता है, वर्क कर सकता है, तो उसका वायलेशन होगा। और लोकल और the court said that allotting 75% reservation for local, the act मिली सिर्फ रिजर्वेशन मिलेगा और बाकी लोगों को ज्यादा एक्सपोजर या फिर उनको उस टाइप का जो पोस्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो एक तरह का एक आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो पहले चलता था एक इंस्पेक्टर राज और कि हर चीज के लिए परमिशन लेना है या फिर इस जगह एक स्टेट से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, तो उस तरह से एम्प्लॉयज लोग के लिए एक इंस्पेक्टर राज जो एक मतलब आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट हो जाएगा कि आप एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जिससे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं। तो वही है कि और
Other states such as Andhra Pradesh and Jharkhand have also enacted similar legislation. The Andhra Pradesh High Court observed that the state's bill passed in 2019 may be unconstitutional, but it is yet to hear the case on merits. Workers move to other states seeking job opportunities that are relevant to their skills and abilities. तो ये कह रहे हैं क्या कि ये जो कोर्ट ने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है और ये भी बोला है कि ये जो अदर जो स्टेट के हैं वो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और उनको जॉब उनके स्किल एंड एबिलिटीज के बेसिस पे मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि वाइल लेजिस्लेशन दैट सीक टू रिजर्व ब्लू कॉलर जॉब फॉर लोकल्स इज प्रॉब्लमेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो है ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स कौन होते हैं, जो जो वर्कर्स होते हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। तो ये जो लोकल्स हैं तो अगर वो कोई अनस्किल, अगर जो वहां के लोकल्स हैं, अगर कोई कंपनी है और अनस्किल्ड पीपल के लिए वो रिजर्व कर देते हैं तो फिर वो कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरा कि जो माइग्रेंट है अगर वो दूसरे जगह से आते हैं और वो स्किलफुल भी हैं बट स्टिल उनको वो पोस्ट नहीं मिल रहा है तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर देखते हैं कि देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ सेंटिमेंट there is a reason why there is a resentment among locals in better off states over their job being taken up by migrant workers and which is compelled their government to come up with knee jerk protectionist measures। और ये कह रहे क्या जो माइग्रेंट्स का है कि बहुत ज्यादा जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना और फिर अगर वो स्किलफुल है तो वो कंपनी को में इस तरह से वो घुस गए हैं कि जो लोकल है लोकल लोगों के लिए दिक्कत हो गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऐसे मजबूरी में आके इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और उन्हें इस तरह से नी जर्क प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाना पड़ रहा है। There are more than a few private employees who exploit the migrant labor market, such as workers tend to work long hours for long wages with little or no special protection and benefits। तो होता क्या है कि जैसे कि माइग्रेंट लोग इतना बढ़ गए हैं कि वो ना कम ये ज्यादा टाइम तक काम करते हैं और कम सैलरी में ही और ज्यादा आवर्स तक भी करते हैं और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनकी एक तो मर्जी से ज्यादा मजबूरी होती है। States are truly concerned about protecting workers' rights. They should ensure that migrant workers in all establishments enjoy basic labor rights that are legally due to them, thereby creating a level playing field for all workers. This will also be a curb on exploitative practices by employers. Protectionism in the labor market is not the answer. हाई कोर्ट का ऐसा कहना है क्या कि अगर वो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन सिर्फ प्रोटेक्शन लगाना ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि ये जो वहां के लोकल लोग हैं जिस हिसाब से उनको जो भी प्रोटेक्शन मिलता है या बार्गेन है या फिर छूट है कि यहाँ नहीं काम करना चाहते तो अलग करना चाहते हैं या फिर अगर वो अच्छा स्किलफुल डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर तो उनको प्रोग्रेस मिलता है, उसी तरह से ये जो माइग्रेंट आते हैं तो उनको भी उसी तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए और अच्छा वर्क करना चाहिए या फिर जो जिस काबिल है उस हिसाब से उनको पोस्ट देना चाहिए। ये जो प्रोटेक्शन लगा देना कि सिर्फ वहां पे लोकल ही है और लोकल लोग को ही पोस्ट देंगे, ये कोई राइट वे नहीं है और ना ही ये राइट सॉल्यूशन है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। और इसमें देखते हैं एज इंडिया गेट्स रेडी फॉर 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP28, इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द कंट्रीज हेल्थ। और हम लोग ये देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे हमारे कंट्रीज के हेल्थ पे प्रभाव डाल रहा है और क्लाइमेट चेंज अफेक्ट हेल्थ डायरेक्टली कॉजिंग मोर सिकनेस एंड डेथ, इट इज मोर इनडायरेक्ट वेज। ये तो है कि डायरेक्टली ये जो सिकनेस और डेथ होता है वो तो डायरेक्ट कॉज है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉज भी है इन मोर इनडायरेक्ट वेज और उससे ज्यादा इनडायरेक्ट वेज में हमें नुकसान पहुंचाता है। इट अफेक्ट्स न्यूट्रिशन, रिड्यूसेस वर्किंग आवर एंड इंक्रीजेस क्लाइमेट इंड्यूस्ड स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें अफेक्ट वो हमें क्लाइमेट की वजह से पहुंचता है जो दिखता नहीं है। और ये तो वही चीजें हैं कि हमें जो ये कम करना है 2030 तक 1.5 डिग्री हमें कम करना है, ये वही हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर लिया है। और ये जो डबल बर्डन है, डबल बर्डन क्यों कह रहे हैं, द डबल बर्डन ऑफ मॉर्बिडिटी दैट इंडिया फेसेस फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विल बी वर्सेंड बाय क्लाइमेट चेंजेस। अभी क्या है कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर एनिमल टू ह्यूमन वो फैलता नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नुकसान जरूर देता है।
और इट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ वेक्टर्स, और उसकी वजह से ये जो वेक्टर्स है उसका भी इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे कि वेक्टर्स में कौन कौन आते हैं, ये मॉस्किटोज हो गया, सैंड फ्लाइज, टिक्स एंड एज येट अननोन वंस। जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो कोविड जो हो गया था, तो कोरोना किस वजह से हुआ, तो देयर वाज ए न्यूज कि हाँ बैट से हो रहा है और भी मंकी से हो रहा है, तो वी कुडंट फाइंड कि ये हो किससे रहा है। तो और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और ये जैसे कि जीका है, और भी चीजें जो ये बोला जाता है कि ये ह्यूमन टू एनिमल आया है, और अभी तक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वेक्टर्स क्या है, किसकी वजह से ये सारी चीजें, ये जो डिजीज है वो बढ़ रही हैं। एंड चेंज द सीजनैलिटी ऑफ इन्फेक्शन थ्रू रेंजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इट कुड ऑल्सो फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड पैथोजेंस इन एरियाज वेयर दे डिड नॉट एग्जिस्ट। अब ये है कि ये जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारी अलग अलग वेक्टर्स एंड पाइथोजेंस का, वो सारी एरियाज में जहां पे ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब देखते हैं क्या है आगे। Before such as mosquitoes in the Himalayan states, heat also alters the virulence of pathogens। ये जो है ये हिमालयन स्टेट में, जैसे वहां पे जो है पहले मॉस्किटोज प्रेजेंट नहीं थे, नहीं पाए जाते थे, अब ये हीट की वजह से वहां पे जो है ना वो पाइथोजन और ये सब पाए जाने लगे हैं। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर एंड द डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजीज। अब ये कह रहे हैं क्या कि ये जो फूड एंड वाटर में जो ये जो पैथोजेंस है या कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया, और जो और वाटर और फूड में, और जो फूड हम लोग जो ग्रोन होता है या प्लांट हो रहा है उसमें न्यूट्रिशन की कमी, ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही है हमारे हेल्थ पे, और ये डिजीज को बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है। Epidemics commonly occur after floods, but extended warm periods also promote the proliferation of water and foodborne pathogen and disease। और ये जो है एक तो फ्लड वगैरह होते ही हैं, लेकिन ये जो डिजीज हो रही है जैसे फूडबॉर्न पैथोजेंस, ये जो फ्लड वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे पानी भरा रह जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया मॉस्किटोज डेवलप कर जाते हैं, और वो सारे जो वेक्टर का काम करता है डिजीज को बढ़ाने में। or less well recognized is the impact of climate change on non-communicable disease and mental health, both of which are poorly managed in India। और ये जो है, ये जो अभी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जो मेंटल हेल्थ है, जो ये दोनों ही अच्छे से, इसका एक तो ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है, और ये प्योरली मैनेज्ड है, मतलब इसको मैनेज अच्छे से नहीं किया जा रहा है इंडिया में। हीट हो गया, फिजिकल एक्सर्शन हो गया, एंड डिहाइड्रेशन, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ लेबरर्स कुड लीड टू किडनी इंजरीज विच आर राइजिंग इन इंडिया ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अब ये जो हीट बढ़ रहा है और जो लेबर लोग काम करते हैं उन सब में, और इतना ही ज्यादा किडनीज का फेल्योर भी हो रहा है, क्योंकि जो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज बढ़ रहा है, क्योंकि हर 5 लोग में से 3 लोग डायबिटिक ही है, और वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से किडनी का जो फेल्योर है वो भी बढ़ रहा है। और जो ये chronic obstructive pulmonary disease are exacerbated by increased and extended episodes of air pollution। और ये जो एयर पॉल्यूशन के कारण जो है ना हार्ट्स एंड लंग्स का जो लंग्स की जो डिजीज है वो सभी बढ़ रही है। The risk of dying from pulmonary disease increased by 1.8 to 8.2% during a heat wave, and hospitalization rates will go up 8% for every 1% increase in temperature above 29 डिग्री। अब ये जो 29 डिग्री से जैसे जैसे 1% टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उतना ही ज्यादा ये जो पल्मोनरी डिजीज है या फिर ये जो एयर पॉल्यूशन है वो सारा कुछ बढ़ेगा, और उसकी वजह से ये जो डिजीज है वो भी बढ़ेगा। और यही बोला जा रहा है कि ये जो हमारा जो अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से ये जो अनप्लान्ड है कि लोग रहेंगे कैसे, सिस्टमैटिक नहीं है, और जो एरिया बढ़ रहा है उसी तरह से ये पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, उसी तरह से सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो उसी और फिर ये डिजीज भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं क्या, सिंस द इम्पैक्ट इज एसेंचुएटेड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हैविंग सिस्टम इन प्लेस फॉर सोशल सपोर्ट एंड हेल्थ सर्विसेज विल रिड्यूस द इम्पैक्ट। और जैसे जैसे ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है जिसमें कि ये जो सोशल सपोर्ट नहीं है और हेल्थ सर्विस भी रिड्यूस हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ और सोशल लाइफ पे। बट द बेनिफिट फ्रॉम upstream intervention that focus on better urban planning, green cover, water conservation, public health intervention will much larger।
will be much larger not only for health but for many determinants of health। जैसे कि ये कह रहे हैं क्या, जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारा उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ रहा है, और लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके सोशल लाइफ पे और हेल्थ पे, और तो उसके लिए हमें क्या है कि फोकस करना होगा कंजर्वेशन पे, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन पे, और ज्यादा जो है ना अर्बन प्लानिंग पे, ग्रीन कवर और वाटर कंजर्वेशन पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तभी जाके ये जो हेल्थ हेल्थ की जो प्रॉब्लम वो सुधरेगी, और जो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड डिटर्मिनेंट्स हैं और जो डिजीज हैं वो सारी चीजें क्योर में आ सकती हैं। और हमें एक्शन क्या लेना है, एक्शन एट ऑल लेवल्स, एक्शन सारे लेवल्स पे लेना होगा। जैसे कि ये एक्शन टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज नीड्स टू हैपन एट ग्लोबल लेवल पे लेना होगा, रीजनल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे। और इसमें नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड टू एक्ट ऑन पॉलिसी ऑप्शंस दैट हैव बीन जनरेटेड बाय रिसर्च। ठीक है, तो वही है कि ओनली व्हेन द थ्री स्ट्रीम्स ऑफ problematization, policy option and political decision making come together in meaningful change likely to happen, it will be worthwhile to examine if these necessary conditions have been satisfied before expecting a changes इन द स्टेटस को ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ये पॉलिसी में और पॉलिसी ऑप्शन है और ये जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, ये सारे मिलकर के जब अच्छे से डिसाइड वो मिलकर के एग्जामिन करेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, रूट कॉज एरिया में जाके ये लोग सारे हेल्थ से रिलेटेड लूप होल का पता लगाएंगे, तब जाके अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे कि कैसे हमारा क्लाइमेट चेंज और इससे जो हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कैसे सुधरेगा। तो ठीक है, हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 एंड दोज हु हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये जो जिनका पबेट है और जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया जापान कन्वर्ज इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, और ये जीएस पेपर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अभी देख रहे हैं क्या, अपॉन ड्रॉपिंग ए सीरीज ऑफ चाइनीज लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, द फिलीपींस इज नाउ रीडायरेक्टिंग इट्स अटेंशन टू जापान एंड इंडिया एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी जैम। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जो चाइनीज है उनका जो ये चल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, तो ये जो फिलीपींस कंट्रीज है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है कि वो चाइनीज के साथ काम ना करके वो जापान और इंडिया के साथ काम करें, और वो जो है ना डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी पे और ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी जैम बॉटिस्टा रीअफर्म्ड this earlier month when he noted that the Philippine government is willing to tap both countries for development assistance. This statement interacted with Manila's desire to deepen and broaden its security and economic partnership with like-minded partners and amidst Beijing's growing unwillingness to act and behave like a responsible neighbor. और ये जो है ये अभी काम करना चाहती हैं इंडिया और जापान के साथ, क्योंकि ये जो बीजिंग का जो बिहेवियर है ना वो अनविलिंगनेस है, और वो और उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, द फिलीपींस हैज बीन स्टेड फास्ट इन सिक्योरिंग इट्स सोवरेनिटी एंड सोवरेन राइट्स इन द वेस्ट फिलीपीन सी अगेंस्ट चाइनाज रिविजनिस्ट इंटरैक्ट इन द इंडो पैसिफिक। और ये जो है वहां के जो प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, तो उन्होंने सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के लिए एंड सोवरेन राइट्स के लिए की बात की है। जो फिलीपींस का जो चाइना जो है ये जो फिलीपींस कंट्रीज है, अभी क्या है कि चाइना जो है वो अपना डोमिनेंसी दिखा रहा है साउथ चाइना सी पे, तो वो साउथ चाइना सी पे ये दिखा रहा है, तो वो हर तरह से उनका जो बिहेवियर है साउथ चाइना सी का और भी अदर कंट्री के तरफ, तो ये क्या कर रहे हैं ना, एक हर तरफ से एक तो मिलिट्री और जितने भी साउथ चाइना सी का जो टेरिटरी है उसको वो लोग कैप्चर कर रहे हैं या फिर डोमिनेंसी दिखा रहे हैं चाइनीज लोग, तो बाकी कंट्रीज है वो उस तरफ से अपनी जो ट्रेड पहले उनसे करती थी वो उनसे हट करके दूसरे कंट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। तो और वो है ना फिलीपींस ने ये बोला है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने, कि वो चाहेंगे कि जो लाइक माइंडेड जो ट्रेडिशनल कंट्रीज है वो उनके साथ काम करना चाहेंगे, जिस वजह से वो जापान और इंडिया के साथ काम करना चाह रहे हैं।
The Philippines and Japan share a close strategic partnership, with the former being Manila's major investor and its largest source of overseas development assistance. और ये कह रहे हैं क्या कि ये जो फिलीपींस एंड जापान है वो क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं, और ये while the partnership traditionally functioned in the context of the United States hub and spokes system, bilateral ties are now displaying significant momentum as an independent force, with Tokyo seeking to play a more prominent security role. तो ये जो टोक्यो है ना वो ज्यादा सिक्योरिटी रोल प्ले कर रहा है। अब देखते हैं क्या फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ जापान ओवरसीज सिक्योरिटी assistant to formalizing negotiation for reciprocal access agreement. The meeting between Marcos Jr. and Kishida paved the way for a golden age in the Philippines-Japan strategic partnership, which has the मेकिंग ऑफ मोर रेगुलराइज मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट। तो ये कह रहे हैं क्या ये जो मीटिंग हुई है जापान और फिलीपींस के प्रेसिडेंट का, तो वो कह रहे हैं क्या ये हमारा गोल्डन एज है, और जिसमें ये जो फिलीपींस और जापान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हो ही रहा है, साथ के साथ ये मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट भी हो रहा है। अब देखते हैं द पास्ट फ्यू मंथ विटनेस्ड इसेंशियल माइलस्टोन्स इन द बार्गेनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप इन कंपासिंग द विजिट ऑफ फिलीपीन सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स Enrique Manalo to New Delhi and the signing of a memorandum of understanding between Philippines and the Indian Coast Guards, which will allow both sides to improve their operability, intelligence sharing or maritime domain awareness. Or more recently, India has also offered to supply the Philippine Coast Guard with 7 indigenously manufactured helicopter based on a soft loan agreement with extended payment terms. अभी क्या है कि ये फिलीपींस और दिल्ली के बीच में फिलीपींस और न्यू दिल्ली के बीच में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंस है या इंटेरोऑपरेबिलिटी हो गया या बहुत सारे जो मेरी टाइम डोमेन है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड और इंडिया ने जो है वो ऑफर किया है फिलीपींस के कोस्ट गार्ड को 7 जो यहाँ का इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर है वो दिया गया है, वो सॉफ्ट लोन पेमेंट के बेसिस पे। और क्या है और This potential agreement also comes at the heel of BrahMos supersonic cruise missile delivery to the Southeast Asian country later this year। और ये जो इसी ईयर के लास्ट में ये जो ब्रह्मोस का भी है ना वो भी डिलीवरी होगा। और जो है चाइनाज एक्सपांडिंग इकोनॉमिक क्लाउड एंड डीपनिंग पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, और उसके बाद जो है ना फॉरगोइंग रोबस्ट टाइज विद फ्रेंडली रीजनल पावर इज क्रूशियल टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हेजिंग स्ट्रैटेजीज। और ये जो है कि ये लोग अलग इसलिए अपना कर रहे हैं क्योंकि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है और सबकी अपनी पकड़ बना रहा है, लेकिन क्या है कि चाइना वो उतना फ्रेंडली नहीं है, वो इसीलिए बाकी कंट्रीज जो है वो अदर कंट्रीज के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना रही है, जैसे कि स्पेशली एज यूएस चाइना कंपटीशन कंटिन्यूज टू इंटेंसिटी। तो जब ये जो यूएस और चाइना की जो राइवलरी चल रही थी तो उसकी वजह से बाकी कंट्रीज पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए बाकी कंट्रीज है ना चाइना को छोड़ के दूसरे कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड ज्यादा कर रही हैं। In fact, based on the authoritative state of Southeast Asian survey of 2023, Japan and India are the top 2 choices of Southeast Asian countries for alternative to Indo-Pacific strategic partner. Therefore, the contemporary structural conditions serve as an opportunity for Japan and India to operationalize their shared vision for Indo-Pacific. अभी क्या है कि इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज है उसको बहुत सारी कंट्रीज वो अपना अल्टरनेटिव मान रही है इंडिया और जापान को। New Delhi and Tokyo constantly engage in varied platform ranging from regular bilateral military exercise and 2+2 meeting to multilateral framework such as Quad and G20। तो ये जो है G20 और चाइना इंडिया एंड टोक्यो जो है इसीलिए बहुत सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो या 2+2 मीटिंग हो या मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क हो उन सब में साथ में काम कर रहा है, और जैसे कि क्वाड हो गया G20 हो गया,
बोथ कंट्रीज शेयर सिमिलर थ्रेट परसेप्शन, जैसे कि एन इंक्रीजिंगली असर्टिव एंड डिस्ट्रप्टिव चाइना, जो चाइना का रोल इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो चाइना इंक्रीज कर रहा है और वो बहुत ज्यादा, और उसको और उसे जो है चाइना, इंडिया और जापान ये दोनों को थ्रेट हो सकता है, तो इसलिए वो मिलकर काम कर रहे हैं। बियॉन्ड डिफेंस कोऑपरेशन, वो डिफेंस कोऑपरेशन में भी काम कर रहे हैं। न्यू दिल्ली एंड टोक्यो हैव आल्सो embarked on थर्ड कंट्री कोऑपरेशन मॉडल इन इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। इन 2017, Indian Prime Minister Narendra Modi and his former counterpart Shinzo Abe welcomed collaborative effort in establishing industrial growth and development network across Asia and Africa। तो इन्होंने क्या किया, एक डेवलपमेंट नेटवर्क बनाया था across Asia and Africa पे, जो क्रिएटिंग द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, और उन्होंने AAGG का बनाया था, जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, और वाइल प्रोजेक्टिंग eventually slowed down during geopolitical turbulence and economic constraint posed by COVID-19। अब उसके बाद क्या हो गया कि ये धीरे धीरे कम हो गया, और फिर जब कोविड-19 आया तो फिर ये जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया था उसमें थोड़ा सा टर्बुलेंस आ गया था। And among them are the emerging trilateral partnership between India, Japan and Bangladesh and a similar framework between India, Japan and Sri Lanka। ये इन्होंने क्या है, ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप भी बनाया, जैसे कि इंडिया, जापान एंड बांग्लादेश के साथ और इंडिया, जापान एंड श्रीलंका के साथ। और अकॉर्डिंगली उसी तरह से इंडिया इज सिग्निफिकेंटली डीपनिंग एंड ब्रॉडेनिंग इट्स टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज फिलीपींस हो गया। न्यू दिल्ली शुड कंसीडर टेकिंग इट्स थर्ड कंट्री डेवलपमेंटल मॉडल विद टोक्यो इनटू द सब रीजन ऑफ ग्रेटर इंडो पैसिफिक एट ए टाइम व्हेन रेसिडेंट countries are looking for alternative sources of development and security amidst the polarizing dynamics of यूएस चाइना पावर कंपटीशन। अभी जैसे क्या है कि जब यूएस और चाइना का जो पावर कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज जो छोटे कंट्रीज हैं उनके मुकाबले, तो वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते, तो वो है ना अपना अल्टरनेटिव देख रहे हैं, और वो अल्टरनेटिव क्या बन रहा है, इंडिया एंड जापान। तो वो सारे लोग है ना इनसे ज्यादा ट्रेड करना चाह रहे हैं या इनके साथ ज्यादा पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया और ये इंडिया एंड फिलीपींस का जो रिलेशन है और ये जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और ये लोग और बाकी और इंडिया और टोक्यो का भी बहुत ज्यादा ये जो ट्रेड बढ़ रहा है, या फिर ये जो इंडो पैसिफिक रेजिम में इनका जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ठीक है, अब हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। The OECD report on climate finance. How much of the climate finance provided by developed countries is comprised of loans? What does the new and additional finance clause in the United Nations Framework Convention on Climate Change mean? Or why do rich and developed country economies want to keep the definition of climate finance vague? तो ये हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्या है, OECD रिपोर्ट जो है, जो वो बहुत सारे जो रिपोर्ट बनता है, तो उसमें डिफाइन होता है कि जो भी कंट्रीज डेवलप्ड हैं तो उनको कितना ज्यादा फंड देना है, या कितना उनको क्लाइमेट के बेसिस पे क्लाइमेटिक फंड या फाइनेंस देना है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, और कौन हम लोग देखेंगे कि ये कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पे डिसाइड होता है, और कौन कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है या फिर कौन कौन सी कंट्रीज जो डेवलपिंग है, और कितना फंड की बात की गई है, और अभी तक कितना दिया गया है और अभी कितना देना है। तो चलिए देखते हैं। अभी a new report published by the Organization for Economic Cooperation and Development OECD showed that economically developed countries fell short of their promise to jointly mobilize 100 billion a year towards climate mitigation and adoption needs developing countries in 2021, 1 year past the 2020 डेडलाइन। अभी ये क्या है कि ये जो हर साल ये जो 2020 के बाद से ये जो एक बनाया गया था कि हर साल जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो $100 बिलियन देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये जो रूल्स है वो फेल हो गया है। The report said that developed countries mobilized 89.6 billion in 2021 and that finances for adoption fell by 14% in 2021 compared to 2020। अब ये जो रूल बना था ये इन्होंने ना 14% ये डाउनग्रेड चला गया है, क्योंकि जितना इन्होंने देना था इनको $100 बिलियन उतना इन्होंने दिया नहीं।
तो एज कम्पेयर टू 2020 2021 में ये 14% कम ही मिला। अब देखते हैं कि व्हाई इज द ओईसीडी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट। ये जो रिपोर्ट है ओईसीडी का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो ओईसीडी है वो लार्जली ग्रुप है रिच कंट्रीज का, जिसमें आते हैं यूएस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया एंड अदर्स, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है। द रिपोर्ट एज सच ऑफर ए पीक इनटू देयर आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये जो है ना क्लाइमेट चेंज के का ये रिपोर्ट बताता है, और ये क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट कब बताता है? अहेड ऑफ COP28 क्लाइमेट टॉक इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेक्स्ट वीक। और ये जब ये रिपोर्ट आने वाला है, जब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो नेक्स्ट वीक होने वाली है, तो उससे पहले ये रिपोर्ट निकाला जाएगा। और ये जो है द रिपोर्ट ऑल्सो कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्लेज बाय द ब्लॉक ऑफ डेवलप्ड नेशन एट द COP26 टॉक इन ग्लासगो। और ये जो रिपोर्ट निकाला जाएगा वो किस बेसिस पे? ये जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, फिर उसके बाद 2020 में डबल एडेप्टेशन फाइनेंस, और उसके बाद 2020 में ये बोल दिया गया कि हाँ ये जो फाइनेंस होगा $100 बिलियन का, वो भी उस तो उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, कितना मिला कितना नहीं, वो भी देखा जाएगा। और पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC had also said at Glasgow with deep regret। और ये जो है ना डीप रिग्रेट है किसकी वजह से? कि ये जो फंड नहीं मिला है और जो क्लाइमेट चेंज और कितना प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है उस पे। दैट द डेवलप्ड नेशन ब्लॉक hadn't met the 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस गोल इन ड्यू टाइम इन 2020। तो बात ये थी कि इनका जो टाइम था $100 बिलियन देने का, वो 2020 से पहले का ही था, लेकिन वो लोग लैग कर गए, इसीलिए फिर से उसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन 2021 में भी इन्होंने 14% कम ही दिया था, तो इसीलिए ये लोग डीप रिग्रेट है इन्हें। और ये है क्या कि ये जो फेल्योर, ये जो फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसमें फेल्योर हो गए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज टू एड्रेस क्लाइमेट मिटिगेशन लाइक इमिशन रिडक्शन विद रिन्यूएबल एनर्जी एंड adaptation needs like developing and incentivizing climate resilient agriculture। अब ये क्या है कि पहले तो ये सारा जो है ये जो क्लाइमेट का है, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका वो फैलाया हुआ है, लेकिन अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये सारी जगह पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। And reduces trust among the world's poorer countries that the developed world is serious about tackling the climate crisis। अभी क्या है कि जो पुअर कंट्रीज है वो डेवलप्ड होने के लिए बहुत सारे ऐसे जो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रही है, और बहुत सारी चीजों का, तो उसपे क्या है ना कि एक प्रेशर बन रहा है। और जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो अब चाहते हैं क्या कि ये सारी चीजों पे बैन लगे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है या फिर उस पे वो रोक हो पाए, या फिर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस पे वो लोग उसको स्टेगनेंट कर पाए। हाउ इज क्लाइमेट फाइनेंस अकाउंटेड फॉर? ये जो है क्लाइमेट फाइनेंस वो कैसे अकाउंट होगा? OECD जो का जो रिपोर्ट है showed that 73.1% billion mobilized in 2021 by the public sector via bilateral and multilateral channels। 49.6 billion dollar was provided as loans। और ये जो है ना 49.6% वो लोन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। द रिपोर्ट डजंट क्लासिफाई देम इन टर्म्स ऑफ रेट्स एट विच दे हैव प्रोवाइडेड। और किस रेट पे ये लोग प्रोवाइड किए थे लोन का, तो वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। When the OECD report state that 2/3 of public climate financing was provided as loans, it means condition attached to such financing could further exacerbate debt stress in poor countries। तो ये जो है, एक तो उन्होंने किस रेट पे दिया है वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये जो है OECD रिपोर्ट के तहत कि 2/3 ऑफ पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड किया गया है वो लोन की तरह ही दिया गया है। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस पे एक डेप्ट की तरह, मतलब वो स्ट्रेस डालने का काम कर रहे हैं। अब क्या है कि when arriving at total climate finance figures, this means that while poor countries shell out money towards repayment and interest, the loan is still counted as climate finance provided by the developed world। अब इन्होंने पैसा तो दे दिया है, अब ये वो क्या करेंगे कि इन्होंने एक लोन के रूप में दिया है, लेकिन ये दिखा ऐसे रहे कि इन्होंने फंड दिया है। तो वो एक तरह से हुआ क्या कि ये जो डेवलप्ड जितने भी पुअर कंट्रीज है और पुअर कंट्रीज हैं उनको तो एक लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा, और ताकि वो लोग और उसके बाद वो लोग और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगी। और व्हाट इज एडिशनैलिटी? The UNFCCC state that developed countries shall provide new and additional finance resources to meet the agreed full cost incurred by developing countries parties in complying with their obligation under
द कन्वेंशन। अब ये जो कन्वेंशन है ये कह रहे हैं कि यूएनएफसीसी को ना एक नया और एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो बनाना चाहिए था जिसके तहत वो फुल कॉस्ट उनको मिल सके डेवलपिंग कंट्रीज को, कि जितना भी वो कन्वेंशन में डिसाइड हुआ था। दिस मीन्स दैट डेवलप्ड कंट्रीज कैन नॉट कट ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ये जो है ना जिसकी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कट नहीं कर पाए ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस को इन ऑर्डर टू फाइनेंस क्लाइमेट नीड्स, बिकॉज दैट वुड इफेक्टिवली रॉब पेटर टू पे पॉल। और क्या है अब आगे देखते हैं व्हाट काउंट एज क्लाइमेट फाइनेंस है। अब हम लोग किसको काउंट करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस में? There is no commonly agreed definition of climate finance because the developed countries have endeavored to keep it vague. इन्होंने इतना enlarge रखा है कि हम किसी चीज को climate finance को define ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि for example at the COP27 in Egypt last year, Australia and UK even sought to end discussion to define climate finance. उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस पे ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया था। एंड इन द रन अप टू द COP26 इन ग्लासगो यूएस लेड एन एफर्ट टू ब्लॉक डिबेट ऑन कॉमन डेफिनेशन। अब ये जो है ना यूएस ने भी कुछ खास नहीं बताया था और उन्होंने इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं दिया था अलोंग साइड स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और उनका भी जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका भी सेम ही हाल है। अब देखते हैं क्या द एम्बिग्विटी वर्क्स इन फेवर ऑफ रिचर कंट्रीज बिकॉज इट लीव्स द पुअर ओपन to arbitrarily classify any funding including ODA high cost loans as a climate finance and escape the scrutiny that a clearer definition might bring। तो ये क्या है, ये जो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या कर रही हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए, और उन्होंने मतलब एक आर्बिट्रेरीनेस मतलब अपना मन मौजी वो लोग है ना फाइनेंस देंगे, और एक वो लोग फाइनेंस दे भी रहे हैं, ये फंड दे भी रहे हैं तो वो लोन के बेसिस पे दे रहे हैं। और ताकि जो क्योंकि अभी कोई क्राइटेरिया डिफाइन ही नहीं है, इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस को अच्छे से डिफाइन ही नहीं किया है, तो वो जिस हिसाब से मन मुताबिक वो फंड देंगे और उसको मन चाहे रेट पे वो लोग देंगे ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर पुअरर कंट्रीज है वो लोग और स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डू डेवलपिंग कंट्रीज नीड, कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको कितना ये फाइनेंस का नीड है। 100 बिलियन गोल वाज लाइकली मेट इन 2022। तो ये कह रहे हैं क्या कि अभी द लेटेस्ट OECD रिपोर्ट क्लेम्स बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी and as yet unverified data that the 100 billion goal was likely met in 2020। अभी तक ये जो 100 बिलियन वाला है वो अभी तक तो मिला नहीं है, बट द डाटा इज नीदर फाइनलाइज नॉर पब्लिश्ड। लेकिन ये जो और कोई डाटा भी नहीं है, ना ही फाइनलाइज किया गया है और ना ही पब्लिश किया गया है। और the figure of 100 billion came out of a thin air of COP15 talk and is not based on assessment of how much climate investment developing countries actually need। और ये जो है COP15 हुआ था तब जाके ये बात सामने आई थी कि 100 बिलियन डॉलर देना है डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज जो देंगे 100 बिलियन डॉलर डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन असल में डेवलपिंग कंट्रीज को कितना नीड है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब है कि व्हाट रोल कैन द प्राइवेट सेक्टर प्ले, और ये प्राइवेट सेक्टर क्या प्ले करेंगे टू मीट द स्केल ऑफ चैलेंज। पीपल लाइक द यूएस क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी एंड वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा have routinely emphasized the role of private sector could play। अब ये जो है ना, ये जो वर्ल्ड बैंक है और यूएस जो क्लाइमेट एनवॉय है जॉन कैनी, ये सारे ये प्राइवेट सेक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं, बट द OECD रिपोर्ट इटसेल्फ थ्रू कोल्ड वाटर ऑन सच होप्स। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये लोग नहीं, ये लोग एक्ट नहीं करेंगे, showing that private financing for climate action has stagnated for a decade। और उन्होंने ये 10 साल से ज्यादा ये जो है ना क्लाइमेट एक्शन, ये जो प्राइवेट फाइनेंसिंग पे अभी रोक लगा हुआ है। वाइल पब्लिक फंडिंग फ्रॉम मल्टीलेटरल चैनल्स, बोथ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये जो MDB है एंड मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड्स इन climate funds increased in the same period in 2021 in particular। it showed that private funding reverted to its 2019 level following a slight dip in 2020। तो ये लोग हो सकता है जो प्राइवेट ये पब्लिक फंडिंग का काम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या, और इट्स रीजनिंग इज दैट प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प इनेबल क्लाइमेट एक्शन बट दैट इट रिक्वायर्स द प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट incentivize and de-risk individual project as well as the create the necessary condition for investment
इन डेवलपिंग कंट्रीज मोर जनरली। तो ये कहने जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो हेल्प तो करेंगे, लेकिन जो ये रिक्वायरमेंट है कि वो लोग प्रोएक्टिवली हेल्प वो इसमें इन्वॉल्व हो, जो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये जो इंसेंटिवाइज हो या डी रिस्क इंडिविजुअल है, जो प्रोजेक्ट में कोई रिस्क ना हो, वैसे लोग इसमें हेल्प करें। और एट द एंड ऑफ द डे द बॉल रॉक बैक इनटू द कोर्ट ऑफ पब्लिक फंडिंग। और फिर जैसे जैसे ये काम होगा तो फिर ये जो है पब्लिक फंडिंग में ये सब वापस चला जाएगा, एंड दैट इज गवर्नमेंट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। The OECD report shows that even those who placed hope in higher private funding for climate action in the future recognize that it is government and MDB that are enabling parties here. तो वो सारे मेजर रोल प्ले करेंगे, जितने भी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या एमबीडी है जो है वो अच्छा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट वाले हैं वो बिल्कुल वो हेल्प तो करेंगे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के लोग हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना वो ज्यादा हेल्प करेंगे और उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है यहाँ पे, ना कि जो प्राइवेट के लोग हैं उनको। तो ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही। और ये एक आर्टिकल है व्हाट्स द मैटर इज शॉर्ट ट्रीटाइज ऑन इंडियन मटेरियलिज्म। तो इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है वही देखेंगे। जैसे ये द अर्ली ग्रीक फिलोसफर हु sought to explain the world by itself were materialism, the atomism of Democritus and Epicurus, as well as the pre-Socratic philosophers desired to find an explanation for the constituents of cosmos, were the earliest example of materialism in the वेस्टर्न ट्रेडिशन। ये जो मटेरियलिज्म है ये जैसे कि जो पीएसआईआर के स्टूडेंट है, पीएसआईआर ऑप्शनल के, तो उसमें मटेरियलिज्म का बहुत वो है, एक चैप्टर ही है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लगेंगी या कुछ कुछ जो है लाइन उसको हम लोग उसमें देख के समझ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अगर जरूरत लगा तो। जैसे उपनिषद फ्रैंकली और चैस्टीज दिस ऑब्सेशन विद डॉगमेटिक्स और सैक्रिमेंटलिज्म and look back to the earliest period of Vedas. So profundity of thought is reflected in earlier or Chandogya Upanishad, and all this is Brahman. Everything comes from Brahman, everything goes back to Brahman, and everything is sustained by Brahman. तो ये क्या कह रहे हैं क्या कि जितने भी है कि सारा कुछ ब्राह्मण से ही आता है, सारा कुछ ब्राह्मण को ही वापस जाता है, और जो भी किया हुआ है या जो भी सस्टेन करता है वो ब्राह्मण के द्वारा ही सस्टेन किया गया है। तो और from the time of Brahaspati, the materialistic of ancient India had held that the world was real, made up of elements available to human perception and the ethics, if any followed these hard fact। और क्या है the dominant role that Lokayata enjoyed went into decline. However, the influence of materialism continued to be felt long after it went out of popular convention. और वर्ड्स इन अ नेम, इस नेम में मतलब मटेरियलिज्म कहाँ से आया है और ये नाम कैसे पड़ा। मटेरियलिज्म इन इंडिया हैज हैड मेनी नेम्स, लोकायता, चरवाका और भौतिकवाद और जड़वादा और देहात्मवादा आर सिमिलर नेम्स टू डिस्क्राइब मटेरियलिस्ट। और लोकयाता इज दी वर्ल्ड फिलोसफी डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट्स एंड मार्क्सिस्ट फिलोसफर, जैसे कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय फेमसली डिक्लेयर्ड लोकायता मीन्स द फिलोसफी ऑफ the people, it also means the philosophy which is this worldliness or instinctiveness materialism. At every stage materialist philosophy has relied on the practical test of reality and on the necessity of change। तो ये जो है, और द वर्ड चरवाका फाइंड इट्स ओरिजिन इन चार्व और क्रू। और ये है, और ये जो मटेरियलिज्म है, एम एन रॉय हैड रिटन इन हिज 1947 treatise Science and Philosophy called the philosophical generalization of the
various branches of scientific knowledge, objectivism, naturalism and realism, or by other name you prefer to materialism, और दैट वुड मेक नो इसेंशियल डिफरेंस। तो ये जितने भी हैं जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज है, ऑब्जेक्टिविज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, उन सबको आप मेटेरियलिज्म की तरह आप प्रेफर कर सकते हैं, इन सब में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब देखते हैं क्या कि जो एलिमेंट्री है और ये जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ 4 क्लासिकल एलिमेंट्स इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू दियर हेलेनिक काउंटर पार्ट्स, द 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स जो महाभूतास वेयर कंसीडर टू बी अग्नि, फायर, आप, वाटर, वायु, विंड, पृथ्वी, अर्थ। तो ये सारे जो एलिमेंट है ये सब जो मटेरियल ये सब मिलके मटेरियल बनता है, इसीलिए इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब ये देखते हैं लोकायता रिस्पॉन्डेड दैट इट इज द ये स्वभाव और लिटरली सेल्फ बिकमिंग स्वभाव और हेतु ज भाव और सेल्फ बिकमिंग कॉजेज बिकमिंग एज द महाभारता फेमसली पुट्स इट। ये जो है सेल्फ बिकमिंग कॉजेज बिकमिंग, ये जो कोट है आई थिंक आप लोग कहीं पे भी इसको अगर ऐसा कुछ आता है तो लिख सकते हैं। देखेंगे बियॉन्ड दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग or neither heaven nor hell, that there is a world for Lord Shiva or any other deity is imagining of fools। और ये कह रहे हैं क्या कि जो मटेरियल पे बिलीव करते हैं वो जो इस वर्ल्ड के, ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड के आगे कुछ नहीं है, ना जन्नत है और ना ही जहन्नुम है और ना ही हेवन है और ना ही जन्नत है और ना ही नर्क है, तो जो भी है वो यहीं पे है। अगर कोई इसको इमेजिन करता है या विश्वास करता है तो वो फूल है। तो ये वो जितने भी फिलोसफर जो मटेरियल में बिलीव करते हैं वो इस चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं कि हेवन और हेल पे। और जो एंशियंट फिलोसफर है ऑल्सो हॉटली डिबेटेड इन एग्जिस्टेंस ऑफ एन आत्मा सेल्फ और डिस्टिंक्ट फ्रॉम देहा बॉडी एज द भगवत, और जस्ट एज द इम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, similarly at the time of death the soul passes into another body। तो वो लोग इसमें बिलीव करते हैं। और एक जो ये फिलोसफर है फ्रेडरिक निश्चे famously declaration the awakened say body I am entirely and nothing else and soul is only a word for something about the body, to this and lokayatas were aptly referred to देहात्मा वादिस और दोज हु डिक्लेयर्ड दैट द बॉडी एंड सेल्फ केयर वन। तो ये जो है ये जो फ्रेडरिक निश्चय है उनका जो ये कोट है द अवेकेंड से बॉडी आई एम इंटायरली एंड नथिंग एल्स। और देखते हैं कि मैटर इज प्राइमेबल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर इनएग्जॉस्टिबल, mind is an aspect of matter being a function of the brain, ideas therefore are not primarily phenomena but rather the reflection of material processes and changes upon human consciousness which is itself a material process। तो ठीक है यही है। और इसमें से 2-3 ही चीजें थी जो इम्पोर्टेंट है आई थिंक ये मटेरियल क्या है, और फ्रेडरिक निश्चय ने ये जो है ये फ्रेडरिक निश्चय ने क्या बोला है, इनका कोड क्या है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड इसमें ये देख सकते हैं कि जो एंशियंट फिलोसफर्स थे वो किस चीज में बिलीव कर रहे हैं, और जो एंशियंट फिलोसफर्स हैं वो किस में बिलीव कर रहे हैं, और जो एलिमेंट्री या जो मटेरियल पे जो बिलीव कर रहे हैं वो फिलोसफर में क्या डिफरेंस है, नथिंग एल्स। तो आज हम लोग इतने ही आर्टिकल को डिस्कस किया हमने, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल से मैं इसको और ज्यादा ये जो एडिटोरियल है उसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी बिकॉज बहुत सारी चीजें ये इतना एग्जैजरेट होता है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ खास ही होती हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको एक नोट फॉर्म में बना दूं या लिख दूं, उसके बाद हम लोग सिर्फ नोट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा एंड वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड व्हाट इज नॉट। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।